पे जारी है। वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया और जगदीश देवड़ा के बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। 3,14,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने। लेकिन जिस तरह से जबरदस्त हंगामा देखने को मिला सदन के अंदर, महंगाई को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। बजट में क्या कुछ शामिल किया गया है ये तो आपको बताएंगे ही, और साथ ही साथ जनता को क्या कुछ उम्मीदें थी इस बजट से उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बजट के सबसे पहले प्रमुख बिंदु आपके सामने पेश करते हैं। बजट पेश हो चुका है। मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। 3,14,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश किया है। इसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की विकास दर 26.43% हुई है। इसके साथ ही साथ जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, प्रति व्यक्ति आय भी मध्य प्रदेश की बढ़ी है। शराब के अहाते बंद होंगे, ये जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ बजट में बताया गया कि किसी प्रकार का नया टैक्स या नया कर नहीं लगाया गया है। बजट भाषण में G20 का जिक्र किया गया और प्रधानमंत्री को इसका धन्यवाद दिया गया। लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 होना प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि। लाडली बहना योजना एक अहम योजना प्रदेश सरकार की, 7,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 927 करोड़ रुपए की स्वीकृति और बड़ी घोषणा की है वित्त मंत्री ने। 1 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान किया है। नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 900 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, सीएम शिवराज की महत्वाकांक्षी योजना। अब बात करें खेल की, तो खेल में उन्नति के लिए 738 करोड़ का प्रावधान, यानी कि शिक्षा के साथ ही साथ खेल की भी सेहत बनी रहे। किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ का प्रावधान है। मोटे अनाज मिलेट्स की खेती के लिए बढ़ावा देना है। 1000 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया। मध्य प्रदेश का कृषि योगदान बताया गया 4.8 बढ़ गया है। मध्य प्रदेश का जो कृषि योगदान है बढ़ा है। कृषि कार्यों के लिए किसानों को 0% पर ब्याज मिलेगा, कोई ब्याज नहीं देना है। दूध उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, ये जानकारी दी गई। 11,000 एकड़ में सुगंधित खेती यानी कि फूलों की खेती किए जाने का प्रावधान किया गया है। और डिफॉल्टर किसानों का ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी, शिवराज सरकार भरेगी, ये जानकारी दी गई। सिंचाई परियोजना के लिए 11,050 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। 4,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, ये वित्त मंत्री ने अपने बजट के दौरान बताया। इसके साथ ही साथ बताया कि 3,124 किलोमीटर सड़कों को प्रदेश सरकार ने सुधारने का काम किया। खेल में उन्नति के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया। 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ मार्ग बनेगा। इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए दिए गए। बात करें तीर्थ दर्शन योजना की, तो हवाई जहाज से अब तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। पहले रेलवे पर ही इसका दारोमदार होता था, लेकिन अब हवाई जहाज से दर्शन कराए जाएंगे। तो ये बजट के प्रमुख बिंदु हैं जो इस समय आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और प्रदेश सरकार इस बजट से ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए बजट में हमने कितनी बड़ी योजनाएं लाई और जनता के लिए हमने जो ये बड़ी घोषणाएं की है, इससे आफ्टर ऑल जनता को क्या मिला, ये प्रदेश सरकार यानी कि शिवराज सरकार बताने की कोशिश कर रही है। अब जाहिर सी बात है, देखिए बजट पेश हुआ है तो बजट से संबंधित जो बजट को अच्छी तरह से समझा सके, बता सके, ऐसे मेहमानों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्थिक विश्लेषक नवनीत गर्ग जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, अब बजट के हमने प्रमुख बिंदु तो बता दिए हमारे दर्शकों को, लेकिन वही पुरानी बात कि इस बजट से आम जनता को आखिर क्या मिला, क्योंकि जनता को लाखों करोड़ों वाली बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन एक प्रमुख बिंदु खासतौर से अगर मैं देख रहा था कि शिक्षा पर भी फोकस किया गया है, युवाओं के स्टार्टअप पर भी फोकस है, खेल पर भी फोकस किया गया है। जी
देखिए सर, ये जो बजट है 3,14,000 करोड़ का बजट है इस बार का, और ये वर्तमान सरकार का आखिरी बजट था जी, क्योंकि अब हमारे यहाँ दिसंबर में चुनाव है और अगले साल फिर नई सरकार जो भी गठन होगा वो अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। सो बड़ा लाजमी था इसमें, इसको उम्मीद की जा रही थी कि बड़ा लोक लुभावन बजट होगा। तो सरकार ने एक मेहरबानी तो एक आम जनता पर ये की कि बहुत ज्यादा कोई कर का नया भार जनता के ऊपर नहीं डाला गया जी। उस लिहाज से कहा जा सकता है कि आम जनता को क्या मिला, बिल्कुल, जैसे हमारी माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया कहती हैं कि मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है, इंडियन रुपीस कमजोर नहीं हो रहा है जी। उसी लिहाज से हम इसमें ये कह सकते हैं कि आम जनता को क्या मिला, तो आम जनता को ये मिला कि कोई अतिरिक्त कर उनके ऊपर नहीं लगाया गया, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि कोई नया भार किसी आम जनता के ऊपर नहीं आएगा। हालांकि आम जनता ये जरूर उम्मीद करे बैठी थी कि जैसे मध्य प्रदेश में वेट की दरें पेट्रोल और डीजल पे बहुत ज्यादा हैं, हम अपने पड़ोसी राज्यों से अपने आप को कंपेयर करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उन सब राज्यों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ वेट की दरें बहुत अधिक है। और वर्तमान परिस्थिति में जहां पर वैश्विक परिदृश्य में हम सस्ते दरों पर पेट्रोल या डीजल खरीद पा रहे हैं, वहां पर उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद मध्य प्रदेश में वेट की दरें कुछ कम की जाएं, लेकिन कम नहीं की गई हैं। तो एक आम आदमी, क्योंकि उसके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल पे खर्च होता है, तो उसमें कमी की जानी चाहिए थी, बट यहाँ पर थोड़ी सी एक निराशा आम आदमी को झेलनी पड़ेगी। चलिए, निराशा झेलनी पड़ी। सनवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनवर पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं। तो क्या मुस्कुराहट भरा ही ये बजट है सनवर जी? जनता भी मुस्कुराएगी आपके साथ? जी, बजट है, विशेष बजट है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। और देखिए, इस बजट में एक खास बात, सबसे बड़ी बात तो जो आपने उल्लेख किया है कि यह बजट पहली बार 3,14,000 करोड़ के ऊपर का बजट उन बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने का जो काम इस बजट के बाद किया जाएगा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी योजना है। ये संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उनकी सारी कैबिनेट को धन्यवाद देता हूं कि इतना उन्होंने हर वर्ग के लिए सोचा। न केवल उन्होंने गांव गरीब किसान का सोचा, उन्होंने युवाओं के लिए, खेल के लिए, खेलो इंडिया के लिए, और यहां तक कि ग्रीन बजट, मतलब ये कि 15 साल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पटेल साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। इस समय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको। निश्चित रूप से बजट जो प्रस्तुत हुआ है वह जन भावनाओं के अनुरूप बजट प्रस्तुत हुआ है। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जनता का बजट जनता के लिए, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है और सभी वर्गों को स्पर्श करने का इस बजट में हमने प्रयास किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, बच्चे, सभी वर्गों का स्पर्श करने की हमने भरपूर कोशिश की है और यह मध्य प्रदेश का विकास का बजट है और विशेष तौर से महिलाओं पर या मातृ शक्ति पर, नारी शक्ति पर फोकस किया है। पिछले बजट की तुलना में 12% इस बजट का आकार बढ़ा है। जो पिछला बजट था और अभी जो बजट है वो 3,14,25,000 करोड़ का बजट है। और निश्चित रूप से मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये चौथी बार सरकार बनी और निरंतर इस मध्य प्रदेश में विकास
की ओर हम बढ़ते गए, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सभी क्षेत्रों में। और विशेष तौर से जन कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं हैं, उन पर ज्यादा फोकस किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो प्रारंभ की है और 5 तारीख को उसका शुभारंभ करेंगे, या निश्चित रूप से इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम, कि 23 वर्ष से लगा करके 60 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उसमें पात्रता की श्रेणी तय की है। उसमें परित्यक्तता भी है, तलाकशुदा भी है, विधवा भी है, ऐसा पूरा एक उसमें नियम प्रक्रिया सारे बने हुए हैं। लेकिन 1000 रुपया महीना उनके खाते में जमा हुआ। तो हम सब इस बात को जानते हैं, रोजमर्रा की हमारी जो जिंदगी है उसमें हमारी माता बहनें इस प्रकार के परिवार में है, वो जब आवश्यक होता है तो कम से कम वो अपने पांव पर खड़ी होकर के उस राशि का उपयोग अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। यह एक संवेदना से भरी हुई एक योजना है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देंगे। और आज के बजट में लगभग सभी विभागों पर हमने ध्यान दिया है और जहाँ आवश्यकता ज्यादा थी उसको हमने बढ़ा करके भी किया है। तो पिछले बजट की तुलना में निश्चित रूप से इस बजट का आकार काफी हमने बढ़ाया है। और हम चाहते हैं कि क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी योजनाएं जल जीवन मिशन है, हर घर पर शुद्ध पीने का पानी मिले, जो बड़ी योजना है वो केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री आवास है, इन सारी योजनाओं पर निश्चित रूप से हमने पर्याप्त राशि देने का प्रयास किया है। खेल विभाग में भी हमने काफी राशि बनाई है। इस प्रकार से जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में हमने पूरी कोशिश की है, सबको छूने का हमने प्रयास किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार भी जब बजट पेश किया था तब हमने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और यह प्रयास तो केंद्र की सरकार ने भी, जब हमारी केंद्र की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने भी जब बजट प्रस्तुत किया तो पिछला बजट भी किया था और अभी भी किया, तो उसमें सारे देश के सभी राज्य के वित्त मंत्रियों को उन्होंने आमंत्रित किया था। और इसी प्रकार हमारे यहाँ भी पिछली बार भी हमने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे, लगभग बड़ी संख्या में, इस बार भी करीब 4000 सुझाव आए हैं। हमने उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, चार्टेड अकाउंटेंट और भी ऐसे बुद्धिजीवी वर्गों को सबके साथ में हमने विचार साझा किए थे और बहुत अच्छे सुझाव थे कि मध्य प्रदेश का बजट कैसा हो, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में, मध्य प्रदेश का विकास करने में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में जो सुझाव आए हैं हमने पूरी कोशिश की हमारी पूरी टीम ने कि उन सुझावों को हम उसमें ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित कर पाए और मुझे पूरा भरोसा है। बात है, प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री होने के नाते वो बजट की तारीफ तो करेंगे, इसे जनहितैषी भी बताएंगे। अब हम एक बार फिर से चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ अब एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव पवन पटेल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सनवर जी भी बने हुए हमारे साथ और नवनीत जी भी बने हुए हैं। सनवर जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए और फिर हम अब पवन जी से भी ये जानेंगे कि वो कितना प्रसन्न है इस बजट को लेकर। सनवर जी। देखिए विवेक जी, मैं बता रहा था कि ये अपने आप में खास बजट है, एक विशेष बजट है जिसने हर वर्ग को छुआ है और मध्य प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने इस बात की चिंता करने का काम इस बजट में पूरी तरह से किया गया है। और गांव गरीब किसान के साथ साथ हम शहरों के साथ साथ हमने हर वर्ग में खास करके हमारी बहनें, और वो भी लाडली बहनें उनको 1000 रुपए प्रति माह इस प्रकार से इस बजट में प्रावधान किया है। 8000 करोड़ रुपए का 2023, मात्र 2023 का बजट 8000 करोड़ रुपया है। वहीं खेलो इंडिया हो, चाहे युवा हो, सभी वर्गों का ये बजट है और सभी वर्गों के लिए बजट है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बजट बहुत ही अभिनंदन के पात्र है हमारा शीर्ष नेतृत्व, जिन्होंने इतना बेहतरीन बजट
मध्य प्रदेश के लिए बनाया है, और मध्य प्रदेश इससे निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। लेकिन एक ट्वीट और आया था, सनवर जी, 1500 रुपए की घोषणा भी हो चुकी है प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हम तो और 500 रुपए बढ़ा के देंगे। ये विवेक जी जुबानी खर्च है, इन्होंने बहनों के लिए कभी कुछ किया नहीं। किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है इनके शीर्ष नेतृत्व ने हमारी माता बहनों के लिए, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। कि अगर आप कहें तो मैं सीधे सीधे उन शब्दों का फिर से याद दिला देता हूं। तो ये माता बहनों के लिए अपमान करने का काम निश्चित रूप से इन्होंने खुले मंच से किया है, और सजावट की वस्तु बताया है, उनको टंचमाल बताया। ये कैसे सम्मान करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की चलिए, सरकार ठीक है, माता बहनों का सम्मान करती है। बजट पर ही चर्चा हम लोग रखेंगे पटेल साहब। तो पवन जी का रुख करते हैं। पवन जी, बजट पेश हो चुका है, 3,14,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? सुनने में उसी तरह की अनुभूति हो रही जैसे ये कोरोना के समय में 30,00,000 करोड़ का बजट दिया था। आज तक कितने शून्य होते मुझे समझ में नहीं आया, जो उस समय घोषणा की थी कि सबका किराया नहीं लगेगा, बिजली का बिल। तो उसी तरह सुनने में बड़ा अच्छा साउंड हो रहा, लेकिन उससे प्रभावित कोई व्यक्ति नहीं हुआ आज तक। मैं तो पूरे प्रदेश में 2 बार घूमा, एक व्यक्ति नहीं मिला जिसका बिजली का बिल माफ हुआ हो। अब सनवर पटेल जी बड़े मतलब ये अभी मैं कहता हूँ, इसके पुराना जो बजट था शिवराज सिंह चौहान जी का, उस बजट में सबको छूने वाला बजट नहीं था। इसी बजट में सबको छूने का काम किया है। पिछली बार बजट सबको छूने का काम नहीं किया था, पिछली बार सभी वर्ग के लिए काम नहीं किया था आपने, तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। इसलिए आपने ऐसी तारीफ की, अगर आप अपने आप को रिपीट करके सुनेंगे तो लगेगा हम पुराने बजट का, अपने बजट का वो कर रहे हैं कि पहले हमने नहीं किया था। पहली बार हमने सुधार के बजट पेश करने का काम किया है ना, पहली बार बजट सुधार के करने का पेश किया है। अब इनका जो इस बजट के पीछे फिलॉसफी, जो सोच, जो चिंतन है, अभी कुछ दिन पहले से गांव माता के ऊपर कितना अन्याय किया इनकी सरकार ने, जिसका सीधे सीधे पाप इनका लगेगा, और पाप के तहत इनकी सरकार जाएगी, है ना। गांव माता के साथ उनका कंकाल हटाया जा रहा, कंकाल बजट नहीं, वही बता रहे हैं। गाय माता पे, चूंकि इन्होंने बोला गाय माता के लिए नई पॉलिसी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने गाय माता के साथ अभी किस तरह का कृत्य किया, और अब उसके लिए नई पॉलिसी कर दी। व्यापम में घोटाला कर दिया, फिर व्यापम का नाम बदल दिया, इस तरह का काम किया इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं कि हम नए रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने क्या किया, 1,000 अतिथि शिक्षकों के पद कम कर दिए, 65,000 सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, 5,000 डॉक्टर कम है। इनका क्या हुआ, इनका कोई बताने वाला नहीं। बड़ी बड़ी हाँक दो, आगे बस आदमी आंकड़ों की बाजीगरी का पूरा बजट है। पिछले बजट में इन्होंने जो जो प्रावधान दिए तो उन प्रावधानों का अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक नया खेल हुआ, पहले 80% जिन स्कीम्स में 80% केंद्र का हिस्सा रहता तो 20% राज्य का हिस्सा रहता था। अब इन्होंने कर दिया 60% केंद्र का हिस्सा रहेगा और 40% राज्य का रहेगा। उसमें इन्होंने जहां पे जो आंकड़ों की बाजीगरी की है वो सब ऐसे प्रावधान किए हैं कि जो केंद्र आधारित बजट हैं, उन बजट की ज्यादा बाजीगरी दिखाने का प्रयास किया है। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि जब पिछले बजट में जो जो प्रावधान आपने दिए थे उनको तो पूरा किया नहीं। अब आप फिर से रोजगार की बात कर रहे हो, फिर से वही बात कर रहे हो, महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात कर, 950 रुपए सिलेंडर, मतलब 1,000 रुपए में एक सिलेंडर आप दे दोगे फ्री में। उज्ज्वला के तहत आपने सिलेंडर फ्री दिया और आज कोई सिलेंडर भरवाने की स्थिति में नहीं है। तो मैं ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को अभी भी ये सिर्फ सत्ता अगर इतनी इनमें है तो ये कम करते डीजल और रसोई घर में वैट क्यों कम नहीं किया। सबसे बेसिक चीज आज वो थी कि डीजल और रसोई घर में वैट कम करने की उम्मीद हम लोग लगा के बैठे थे, उसको कम नहीं किया आपने। राजस्थान में हमने दे दिया, सब्सिडी दे रहे सिलेंडर कम का, उसी तरह आप भी कर दिए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ बतौलेबाजी करेंगे। अब नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे और घर घर दारू की दुकान खोलेंगे। मतलब ये समझ से परे है कि एक तरफ हम दारू की दुकान खोलेंगे घर घर, उस पॉलिसी को बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ हम ढकोसला पीटेंगे कि हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। वो अभियान चलाने में भी करोड़ों रुपए डकार जाएंगे। तो किस तरह का बजट अपने आप ही अगर आत्मचिंतन कोई व्यक्ति करेगा तो खुद समझ जाएगा, हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, आत्मचिंतन करना पड़ेगा नवनीत जी। बहरहाल जो चर्चा हम कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और शिक्षा को लेकर भी, अलग अलग अगर हम डिवाइस देखें तो जिस तरह से डिवाइड किया है सरकार ने, चाहे वो सीएम राइज स्कूल्स हो या फिर इसके अलावा कॉलेज पे खर्चा करेंगे। सिंगरौली में बताया जा रहा है कि खनन के लिए एक विशेष न केवल कॉलेज खोला जाएगा, पूरी व्यवस्था है सरकार के पास। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और आगे आए तो ये क्या आने वाले समय के लिए बजट बिल्कुल बना दिया गया है कि भले ही सरकार अब कोई भी आए, लेकिन ये 2030-35 तक कैसा मध्य प्रदेश दिखेगा उसकी शुरुआत हम क्या यहाँ से होते हुए देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जिसको देश के बाकी राज्यों से अगर तुलना करें तो हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बिल्कुल।
ना कि सरकार को खर्च करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अभी इस बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि भाई हम किसानों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता देंगे, बहनों के ऊपर हम खर्च करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से किसानों को, बहनों के ऊपर खर्च करना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि हम उनको केवल बिना कुछ काम किए पैसे देने की आदत डाल रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा। उसके लिए जरूरी ये है कि हम किसानों को स्किल्ड बनाएं, हम उनको ये बताएं कि किस तरीके से खेती में और नए नए नवाचार किए जाएं जिससे कि वो अपनी खेती की उपज बढ़ा पाएं। हमारी बहनों को स्किल करने की जरूरत है, ना कि उनको पैसे देने की। ये जो देश की विभिन्न राज्यों में इस तरीके का कल्चर शुरू हुआ है जहां पर फ्री में पैसा देने की या फ्री बीज बांटने की जो बात हो रही है, ये देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ा ही खतरनाक है। बात है कि ये जो पैसा हम फ्री में बांट रहे हैं, इसकी बजाय हमें उनको स्किल्ड करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपना रोजगार स्वयं कर पाए, वो सरकार पर आश्रित ना रहें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। निश्चित रूप से रोड के कंस्ट्रक्शन पर उन्होंने एक बड़ी राशि देने की बात कही है। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया जाता है तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रदेश के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। और जब हमारे छोटे छोटे गांव, हमारे छोटे छोटे कस्बे जब शहरों से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से विकास की जो गति है वो मिलेगी हमारे मध्य प्रदेश को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक विशेष फोकस होना चाहिए, जो कि कुछ हद तक मुझे इस बजट में मिसिंग लग रहा है। चलिए ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले आपने किसानों की बात की और महिलाओं की बात की। जी सनवर साहब, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ आप लोगों ने इस बजट में दिया, और किसान किस तरह से स्किल्ड बेस भी बनेंगे, यानी व्यावसायिक फसलों की खेती की ओर भी किस तरह से वो अग्रसर होंगे? जी निश्चित रूप से देखिए, नवनीत जी ने जो बात कही मैं उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं और साथ में आपकी बात का पहले जवाब देने की कोशिश करता हूं। नारी शक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए जिस प्रकार से 8,000 करोड़ रुपए का मात्र 2023 का बजट रखा है, और वहीं साथ में 2,191 करोड़ रुपए का बजट हमारी सक्षम आंगनबाड़ी जो है पोषण 2 के लिए रखा गया है। वहीं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो विशेष पोषण आहार हेतु 1,272 करोड़, ये नारी शक्ति के लिए। और आंगनबाड़ी जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है उसके लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान है जी। तो कुल मिलाकर जो हमारी बहनों को, हमारी माताओं को इसमें खास तौर पर फोकस किया गया है। और हमारे विद्वान साथी ने कहा, पवन जी ने, कि क्या आज के पहले के बजट में कुछ था नहीं जो आज आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, आज के पहले के बजटों का ही परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजटों का और उसके द्वारा किए गए कार्यक्रमों का ही ये परिणाम है कि 40,000 किलोमीटर सड़कों से आज 4 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। आज पानी के क्षेत्र में हम जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं, बिजली के क्षेत्र में जाते हैं, तो कहाँ बिजली आती थी या जाती थी पता नहीं चलता था। और आज मध्य प्रदेश की बिजली एक्सिस बिजली होते हुए दिल्ली की मेट्रो को चलाने का काम कर रही है। तो ये जो परिणाम हमारे सामने आए हैं, ये आज के पहले के सुशासन के परिणाम है, आज के पहले के बजटों के परिणाम है, उसके बाद किए गए कार्यों के परिणाम है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज बजट क्यों, वही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सुधार, और हम उसको और आगे कैसे बढ़ाकर ले जाएंगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध सरकार है और उसको आगे लेकर मध्य प्रदेश को लेकर जाने वाली है। और मध्य प्रदेश देश का प्रथम पंक्ति का प्रांत बने, इसके लिए मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रात दिन एक करके काम कर रही। चलिए, आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश है पवन जी। अब आपको नजर नहीं आ रहा कितना बढ़िया ये तो बता रहे, बिजली एक्सेस में है, बिजली दूसरे राह पे देख रहे हैं, उद्योगपतियों को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ रिलैक्स क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिजली का बिल क्यों इतना बढ़ा हुआ है? क्यों लोगों के ऊपर केस हो रहे हैं? यही तो आंकड़ी समझ में नहीं आ रही। ये क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है कि सब तरफ राम राज्य है, फिर भी लोग दो पेज खाना नहीं खा रहे, किसान एकदम बढ़िया मजेदारी से रह रहा, फिर भी आत्महत्या कर रहा, रोजगार की कोई कमी नहीं, ताबड़तोड़ रोजगार, आप नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते जा रहे, फिर भी लोग बेरोजगार है। नियुक्ति पत्र वितरण करते जा रहे हो, फिर भी लोग सैलरी के लिए धरने पर बैठे। ये कैसा सिस्टम, ये नहीं समझ पा रहा। मेरा बहुत छोटा सा दिमाग है, भाजपा के जैसे नेताओं के जैसा सोच मेरी हो नहीं सकती। तो मैं एक आम आदमी के हैसियत से समझना चाहता हूं कि आप रोजगार पे रोजगार, 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने हर साल दिया, आप 1 लाख रोजगार दे रहे। अभी शिवराज सिंह चौहान जी पता नहीं कितने 75,000 नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कर दिया, फिर भी लोग बेरोजगार क्यों हैं? महंगाई के लिए आपका इतना अच्छा सिस्टम है, फिर भी महंगाई कम नहीं होने पे, ये कैसे है सिस्टम? सनवर जी, ये मुझे थोड़ा समझाने का प्रयास करिए। हम तो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देते थे, हमने बड़ा खराब काम किया, फिर भी हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आप केस कर रहे हैं, लोगों को अदालत का चक्कर काटना पड़ रहा बिजली का बिल। क्या सिस्टम है ये बताइए ना।
बजट पर चर्चा होना लाजमी भी है। सदन में तो चर्चा होगी ही बजट पर, क्योंकि बजट अब पेश हो चुका है और जो कुछ सरकार के खजाने में था वो जनता को बताया जा चुका है। इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा, यानी आंशिक बदलाव भी नहीं होगा, क्योंकि बजट अब पेश हो चुका है और जनता के सामने। एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। पवन पटेल जी, नवनीत गर्ग साहब हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा में। नवनीत जी, जो बात आप कह रहे थे कि बेनिफिशियरी के लिए योजना चलाना, जनता को लाभ देने के लिए योजना चलाना अच्छा है, लेकिन इतना आश्रित भी ना कर दे हम जनता को कि फिर वो उसी योजना के एक जो योजना हमने पहले उसको फायदे के लिए दी थी, फिर वो उसके मायाजाल में उलझ जाए और खुद का विकास जो हम कहते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय तब नहीं बढ़ेगी जब हम जनता को बेनिफिशियरी के तहत उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दें। आय तब बढ़ेगी जब वो स्वयं का कुछ रोजगार करे या खुद को इनबिल्ट करे। जी, निश्चित रूप से जैसे अभी प्रति व्यक्ति आय के फिगर कल आर्थिक सर्वेक्षण में लाए गए और करीब 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की बताई गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18,000 रुपए बढ़ी है। जी। तो हमें ये देखना होगा कि देश के प्रतिशत के हिसाब से देश की प्रति व्यक्ति आय है 1,98,000 रुपए प्रति व्यक्ति और हमारे मध्य प्रदेश में है 1,40,000। तो हम अगर देश की तुलना करें तो देश की तुलना से भी हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय न केवल राष्ट्रीय औसत से के बराबर हो बल्कि राष्ट्रीय औसत से आगे निकल जाए। देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि देश के बीचों बीच स्थित है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में हमारे पास माइंस हैं, हमारे पास हम वेल कनेक्टेड हैं, हम देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है, हम हर तरीके से ब्लेस्ड हैं, हर तरीके से हमारे पास संसाधन है। फिर क्या कारण है कि हम इतने वर्षों से आज़ादी के 75 साल के बाद भी पिछड़े राज्य ही बने हुए हैं? तो मुख्य तौर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि जितना भी हमारा यूथ है, यूथ को हमें स्किल करने पे जोर देना पड़ेगा। यूथ हमारा जो भी है, अभी मध्य प्रदेश में आप देखिए हर दूसरे घर में जो एक व्यक्ति अगर एक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो मध्य प्रदेश में नहीं रुकता, वो बॉम्बे, दिल्ली या हो सकता है देश के बाहर जाकर के नौकरी करना पसंद करता है। तो ऐसा क्या कारण है कि हमारा जो युवा है वो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं रुक पा रहा? हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी मध्य प्रदेश में कि हमारा युवा मध्य प्रदेश में रुके और खासकर दूसरे राज्यों से आकर के लोग मध्य प्रदेश में अपना व्यापार करें, नौकरी करें। तो इन सब चीजों पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और एक चीज मैं और यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा अभी जो पूरा सिस्टम चलता है वो नौकरी पर आधारित चलता है। हम कॉलेज में बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं कि भैया इतने की नौकरी लग जाएगी तो तुम सफल माने जाओगे। क्यों ना हम इस माइंडसेट को चेंज करके हम एक व्यापार, रोजगार उन्मुखी जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनको डिजाइन करें। हम क्यों किसी एक अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कह पाते कि भाई तुम पढ़ लिख करके अपना एक नया बिजनेस शुरू करना और 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को रोजगार आप देना। माइंडसेट हमें चेंज करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सरकार को लोगों को स्किल करने पे जोर देना चाहिए। कुछ घोषणाएं हैं इस बजट में जो कि जैसे रीवा में स्किल सेंटर्स खोलने की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इस तरीके के प्रयास अभी और भी किए जाने चाहिए, इसमें और गति लानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक युवा का एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको हमें प्रॉपरली चैनलाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को लेकर ये माना भी जाता है कि इसी से आर्थिक प्रदर्शन का एक ये बुनियादी माप है। अगर हमें किसी देश की आर्थिक व्यवस्था क्या है, किस तरह से चल रही है, उसको नापना हो तो जीडीपी का कैलकुलेशन हम करते हैं। तो सरकार ने बताया है कि जीडीपी अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है, अनबिलीवेबल, यानी सरकार कह रही है। पर जो बात पवन जी कह रहे थे, अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट को अलग भी करें, प्रदेश के केवल विकास की बात करें बिना किसी पॉलिटिकल सरकमफेरेंस से, तो क्या नजर आता है आपको, क्या मध्य प्रदेश ने मेट्रोपॉलिटन सिटी के मुकाबले तो छोड़िए, क्या देश में टॉप 20 शहरों में अगर हम एक इंदौर को छोड़ दें तो ऐसा कौन सा शहर है जो देश के टॉप 20 शहरों में शामिल होता है मध्य प्रदेश से? देखिए, पहली बात जो आपने जीडीपी को लेकर के एक चर्चा करी कि मध्य प्रदेश की जीडीपी बताई जा रही है करीब 13 लाख करोड़ की है। तो इस आंकड़े को अगर हम देखें तो 13 लाख करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है अगर अकेले देखें। अगर हम पूरे भारतवर्ष की जीडीपी की बात करें तो करीब करीब 3 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है।
उस 3 लाख करोड़ की जीडीपी में हमारा हिस्सेदारी जो है केवल 13,000 करोड़ की है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 7 करोड़ की जनसंख्या हमारे यहाँ है, जो कि टोटल देश की 1,40,000 करोड़ की जनसंख्या के मुकाबले है। तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हम अभी पूरे देश में अपनी देश की जीडीपी में हम जो योगदान कर पा रहे हैं केवल 4 पर जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें यह बताया गया था कि जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है केंद्र सरकार का, उसमें मध्य प्रदेश $500 बिलियन सहयोग करेगा। ये टारगेट मध्य प्रदेश ने लिया है और केंद्र सरकार का जो टारगेट है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। जी जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अभी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जीडीपी में, देश की जीडीपी में योगदान 4.8% है, 4.8%। यदि मोटा मोटा इसको देखें तो 5% की हमारी हिस्सेदारी देश की जीडीपी में है। जबकि बात की जाए कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पोटेंशियल क्या है, तो हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में, हमारे पास जमीन इतनी है। आप कोई भी विकसित राज्य की बात करें, आप गुजरात की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, आप तमिलनाडु की बात करें, वो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनको इंडस्ट्री लगवाना है तो उनके पास जमीन नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जमीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यहाँ पर हम वेल कनेक्टेड हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में पहुंचना चाहें तो मध्य प्रदेश क्योंकि बीच में स्थित है देश के, तो किसी भी जगह पर माल को पहुंचाना या माल को लाना बहुत सुगम है। तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश का जो हमारी जीडीपी में योगदान है कम से कम 20 से 25% का होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी हमारी जनसंख्या को ले लें, हमारे संसाधनों को ले लें, लेकिन अभी ये योगदान बहुत कम है। तो इस विषय पे बहुत डिटेल में हमें जाना पड़ेगा कि क्या हमें ऐसे प्रयास करने हैं जिससे मध्य प्रदेश की जीडीपी में, देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान अधिक से अधिक हम बढ़ा पाएं। ये बहुत बहुत अहम बात आपने कही है। पवन जी के पास हम लौटते हैं। पवन जी, अब 900 किलोमीटर का नर्मदा पथ बताया जा रहा है बनाया जाएगा, 4000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हवाई पट्टियों के विकास के लिए भी 80 करोड़। रीवा में हमने देखा ही कि अब नया एयरपोर्ट बनाने के लिए पूरी तैयारी वहां पर चल रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप सरकार को कुछ पॉइंट्स देना चाहें 10 में से, तो कितना देंगे? खासतौर से जो प्रमुख बातें मैंने अभी आपको बताई है। नहीं देखिए, मेट्रो भी शामिल कर लीजिए इसमें, मेट्रो भी। जी नहीं देखिए, मेट्रो हो गई, बुलेट ट्रेन भी चला करती थी, स्मार्ट सिटी भी बना करती थी, सब इसी तरह का बजट का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन स्मार्ट सिटी कहाँ पे है? वही मैंने कहा, देखिए ये आंकड़ों की बाजीगरी है ना। घोषणा वीर का जो अवार्ड मिला हुआ भारतीय जनता पार्टी को, उसी अवार्ड के तहत ये काम कर रहे हैं। मैं ये दावे पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारे ऊपर आज इतना कर्जा है, उसकी ब्याज भरने के लिए हमें लोन लेना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी बातें हाँकने बस से काम नहीं होता ना। अगर हम कहते हैं पहले ग्राउंड रियलिटी कुछ किया होता, उस टाइप से समझ में आया होता तो बताते। घोषणा है, चुनाव है तो बड़ी बड़ी घोषणा कर देंगे, ये जानते हैं कि पूरा होना नहीं है, पैसे हैं नहीं, उसका कोई रोड मैप हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पैसे आएंगे। हम फिर से कर्जा लेते जाएंगे, फिर से कर्जा लेते जाएंगे, फिर से कर्जा लेते जाएंगे। तो हमारा सिंपल सी बात, किसानों की एक बात, 27 रुपये कोई एक अभी आंकड़ा था जिसके हिसाब से 27 रुपये किसानों की प्रतिदिन की आय है। और ये किसानों को जिनकी आय दुगनी करने की बात की थी, आज 27 रुपये प्रतिदिन किस टाइप से होता होगा? आयुष्मान कार्ड की बड़ी बड़ी बात करता है। आयुष्मान कार्ड में आधे से ज़्यादा बीमारियां जिनका कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। हार्निया जैसे का क्या 17,000 16,000 रुपये कुछ मिलता है हार्निया का ऑपरेशन के लिए। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और जो इनके आंकड़ों की बाजीगरी, उनमें जमीन आसमान का अंतर हमेशा होता है। और इस बार भी देख लीजिएगा वही होने वाला है। ये बड़ी बड़ी बात करेंगे, हम बड़े बड़े आंकड़े सुनेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, मेरा रीवा का नाम ही देखा, हमारा गृह ग्राम था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं जानता हूं अगले साल भी जाऊंगा तो वहां नहीं बना रहेगा। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के काम करने का, कथनी और करनी में जितना अंतर भारतीय जनता पार्टी ने किया आज तक कभी हमने देखने को नहीं मिला। इनकी सिर्फ तानाशाही के हिसाब से चलती है, ये कह देंगे और करेंगे नहीं। इसके अनेकों एग्जाम्पल पहले भी आए हैं और आगे भी इन आंकड़ों में देख लीजिएगा। मैं भी बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इनमें आधे से ज्यादा, आधे से कम चीजों का भी एक आध दो चार चीजों का इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आई गई बात हो जाएगी। फिर से अगली बार आएंगे नए नए। सरकार ये कह रही कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया कर नहीं लगाया हमने। नया टैक्स कर लगाने के लिए जनता बचेगा। टैक्स एक लगा देते, दूसरे ढंग से लेंगे टैक्स, देखिएगा जनता देगी कहां से? जनता खाना खा नहीं पा रही है। 1000 रुपए का सिलेंडर पेट्रोल, बेसिक चीज है कि बिना पेट्रोल के आदमी चल नहीं सकता है, बिना बिजली के आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। तो ये सब मजबूरी, उसी में इतने टैक्स लगे हुए हैं। वैट कम क्यों नहीं? इतने अगर आम जनता को रिलैक्स देना था तो इनको वैट कम करना चाहिए डीजल में और गैस में। क्यों नहीं क्यों किया? मतलब आम आदमी को नहीं रिलैक्स देना चाह रहा। अगर एक सबसे बेसिक चीज है, अगर उस देखिए गैस सबके आदमी के यूज होने वाली बात, डीजल से महंगाई इतनी बढ़ रही, उन दोनों में इन्होंने वैट कम नहीं किया।
इसका मतलब है कि आम जनता को रिलैक्स नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी, बड़े बड़े 3 लाख करोड़ 10,000 करोड़ इतने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है, बस वो आदमी को ऐसे ख्वाब दिखा रहे हैं कि वो बस उन्हीं ख्वाबों में घूमता रहे और 2023 के इनके नैया पार हो जाए, 24 के नैया पार हो जाए, बस उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। चलिए ठीक है, मैं नवनीत जी का रुख करता हूँ। नवनीत जी, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान महिलाओं की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए बताया गया। फिर एक थोड़ा सा लोक लुभावन है कि जो तीर्थ दर्शन योजना है वो अब हवाई जहाज से कराई जाएगी। नहीं, मुझे लगता है कि एक सिंबल रहेगा कि उन दुर्गम स्थानों पर जहां पर ट्रेन नहीं जा पा रही है या फिर अन्य साधन नहीं पहुंच पा रहे, तो हम बाय प्लेन ये व्यवस्था करें, तो ये ठीक है, ये भी देखने में अच्छा है। लेकिन 1 लाख करोड़ जब महिलाओं के विकास के लिए खर्च होंगे तो क्या उससे कुछ तकदीर बदलेगी, जिसमें स्व सहायता समूह है, फिर लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना पहले से चल रही है, और भी तमाम योजनाएं, जिसमें एक और बड़ी चीज है कि कॉलेज में यदि कोई छात्रा टॉप करती है तो उसे ई स्कूटर मिलेगा, ई बाइक मिलेगी, यानी वहां भी थोड़ा सा सरकार आगे पहुंच रही है। कि चलिए एक पर्यावरण से भी जोड़ देते हैं इसको। जी, निश्चित रूप से हमारी महिलाएं जो हैं देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं और उनके ऊपर, उनके विकास पर निश्चित रूप से खर्च होना चाहिए। देखिए, इसको इस तरीके से देखा जाए कि हम इसको एक जनरेशन पहले ले जाएं, 70s के दशक में हम बात करें तो हमारे देश में परिस्थिति ये थी कि परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति होता था और खाने वाले कई व्यक्ति होते थे, और खासकर उसमें ये होता था कि हमारी महिला शक्ति जो थी वो अर्निंग मेंबर्स नहीं हुआ करती थी, बहुत रेयर केसेस में होती थी। लेकिन अब परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया है और अब यह है कि अब महिला हो चाहे पुरुष हो, लगभग हर घर में सभी लोग एक कमाने वाली गतिविधि में अपना योगदान देते हैं। जी, अभी जो बजट आया उसमें 1,20,000 करोड़ रुपए का जो टोटल प्रोविजन रखा गया वो नारी शक्ति पे रखा गया, नारी सम्मान पर रखा गया, जो कि टोटल बजट का करीब करीब 38% है। सो जो 3,14,000 करोड़ का टोटल बजट बनाया गया उसमें से 1,20,000 करोड़ की प्रावधान नारी शक्ति के लिए रखा गया। निश्चित रूप से इसमें जो स्व सहायता समूह है महिलाओं के, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस पर खर्चा किया जाना चाहिए और उसमें जितना पैसा डाला जाए उससे जो ग्राउंड लेवल पे हमारी महिलाएं हैं, जो गृह उद्योग वगैरह हैं, उसको संबल मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो एक स्वागत योग्य कदम है। चलिए ठीक है। साथ ही साथ आपने बताया कि जो बिटिया अगर इस कॉलेज में, स्कूल में टॉप करेगी उसको ई बाइक मिलेगी, तो निश्चित रूप से जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो हमारी योजना है उसके तहत अगर ये खर्चा किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारी बहनों को इसमें आगे आना चाहिए और ये इससे एक प्रोत्साहन मिलेगा कि हर बिटिया अपने आप में प्रयास करेगी कि वो टॉप करे। तो एजुकेशन, जो चाइल्ड एजुकेशन है, उस पर निश्चित रूप से इसमें हमें एक मदद मिलने वाली है। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल जो चीज़ें समझ में आ रही है, अब कुछ हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की अब कोशिश करेंगे कि किसानों के लिए क्या मिला है। तो ये थोड़ा सा हम अब आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं ताकि बहुत आसान भाषा में आपको ये समझ में आए कि किसानों के लिए क्या है। ये फिलहाल बजट की बड़ी बातें चल रही हैं, इसमें तमाम बड़े बड़े मुद्दे जो सरकार ने बताए हैं जिन पर काम हो रहा है। ये देखिए, किसानों के लिए किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए इसका प्रावधान है। मोटे अनाज यानी मिलेट्स मिशन के तौर पर 1000 करोड़ का प्रस्ताव सरकार ने दिया है। और मध्य प्रदेश का कृषि योगदान जो कि बताया जा रहा है 4.8% पर पहुंचा है। ये पहले 3.6% हुआ करता था। कंट्रीब्यूशन, अब कृषि कार्यों के लिए किसानों को 0% पर ब्याज मिलेगा। दूध उत्पादन में बताया गया कि देश में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश पहुंचा। 11,000 एकड़ में सुगंधित खेती किए जाने का प्रावधान है, यानी कि फूलों की खेती होगी। किसानों से जुड़े डिजिटली मामलों में 82 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। डिफॉल्टर किसानों का ब्याज सरकार भरेगी। सिंचाई परियोजना के लिए 11,050 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसानों तक नर्मदा का पानी पहुंचाया जाएगा, यानी कि किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये कृषि को लेकर प्रमुख जानकारियां थी। अब हम आपको अगला ग्राफिक्स दिखाएंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ है इस बजट में, उसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ है इस बजट में,
तो नारी कल्याण के लिए कुल 1,02,976 करोड़ रुपए कुल राशि, इसमें अलग अलग महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 7,000 करोड़ ये सरकार ने बताया है। महिला स्व सहायता समूह सशक्त हुए, ऐसा वित्त मंत्री ने जानकारी सदन में बजट पेश करने के दौरान दी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू की जाएगी, जिसका 7,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे, उनके खाते में डाले जाएंगे। तो कुल 7,000 करोड़ की ये योजना है, लाडली बहना योजना। कॉलेज की टॉपर छात्राओं को ई बाइक दी जाएगी, जो छात्रा कॉलेज में टॉप करती है उसे ई बाइक दी जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 927 करोड़ रुपए रखे गए हैं। योजना से 44 लाख लाडलियां अब तक लाभान्वित हुई, ये जानकारी सरकार ने दी है। तो ये नारी कल्याण था। और अब नारी कल्याण के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या कुछ खर्च हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ सरकार ने जानकारी दी है, वो आपको बताते हैं। तो 3,124 किलोमीटर सड़कों को बनाया जाएगा, सुधारा गया। 3,124 किलोमीटर सड़कों को सुधारा गया। 105 रेलवे ब्रिज का प्रस्ताव दिया गया है। यह नया प्रस्ताव है, 105 रेलवे ब्रिज का होगा। 4,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। ये नई सड़कें 4,000 किलोमीटर की बनाई जाएंगी। हवाई पट्टियों के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। 80 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट बनाए जाने की ओर भी सरकार काम कर रही है। एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ मार्ग बनेगा। इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए, जो कि वर्तमान में चल रहे। अब हम आपको दिखाते हैं एजुकेशन पर क्या कुछ सरकार ने रखा है। एजुकेशन भी एक प्रमुख शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति पर 277 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, ये जानकारी सरकार ने दी है। 900 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, ये नई घोषणा है। 900 सीएम राइज स्कूल की 377 सीएम राइज स्कूल खोले जा चुके हैं, ये सरकार ने जानकारी दी वित्त मंत्री ने सदन में। 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई भी होगी। तो एमबीबीएस के बाद अब हिंदी। सीएम राइज स्कूल के लिए 3,230 करोड़। युवाओं के लिए क्या कुछ शामिल है, अब हम आपको दिखाते हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ सरकार ने दिया है। 1 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान, सुनने में काफी बड़ा लगता है। 1 लाख नई नौकरियां। सिंगरौली में खनन विश्वविद्यालय खुलेगा, ये बड़ी घोषणा है। सिंगरौली को लेकर भी और प्रदेश को लेकर युवाओं को स्वावलंबी बनाना सरकार की योजना है, ये जानकारी वित्त मंत्री ने सदन में दी। मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और 1 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान फिलहाल सरकार ने किया है। एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हमारी चर्चा है। पवन पटेल साहब, अब ये तो जनता के लिए भी रिवीजन हो गया और एक जनता को भी पता चलना चाहिए सरकार ने क्या कुछ घोषणाएं की है। तो ये जो झलकियां आप देख रहे थे, ये वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश करने के दौरान कही कि ये सब हम इस बजट में समावेशित कर चुके हैं और साल भर में इतनी सारी चीजों पर काम होगा। पवन जी। नहीं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, देखने में तो कोई गुंजाइश ही नहीं। कोई भी देखेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमारा तो बस वही है कि जो सरकार के पीछे मनसा है, सरकार के पीछे जो इसके पीछे जो बनाई गई है कि भाई जो चुनाव के हिसाब से बजट बनाया गया, इतने जो प्रावधान दिए उनको इम्प्लीमेंट करें तो कोई बात ही नहीं, तो राम राज्य आ जाएगा। लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं, सबसे बड़ी समस्या है। युवाओं को स्वावलंबी बनाते हैं, कर्ज की बात करते हैं। आज ये हम कई जगह देखा हमने कि ये बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि आपको कर्ज मिल जाएगा, आप सिर्फ मार्कशीट लेके जाओ, लेकिन कर्ज की प्रक्रिया इतनी जटिल है। कोई भी युवा अगर अपना रोजगार खोलना चाहता है, मैं अभी बिना दावे के साथ कैसे कोई चले मेरे साथ और बैंक में जाइए, या तो कह देंगे हमारा बजट पूरा हो गया, या तो आप ये ले आए, क्वारंटाइन लाइए, पता नहीं क्या क्या इतने करेंगे कि थक हार के लास्ट में वो कर्जे से हाथी खींच लेगा कि कर्जा हमको नहीं मिल पा रहा है। और कई हम जहां जहां गए हमको कई लोग ऐसे बेरोजगार मिले कि ये बोल तो देंगे कर्जा मिल जाएगा, मामा गारंटी लेगा कर्जे की, किसी तरह की बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कर्जा एक्चुअल में धरातल में जो चीजें हैं, ये बजट की जो चीजें हैं वो धरातल में नहीं आ पाती। हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है। और हम चाहते हैं कि अगर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम करें, हम भी उसका स्वागत करते हैं। युवाओं को अगर रोजगार दे रहे हैं, हम भी उसका स्वागत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो हम भी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बने
ये बनता नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी डीगे हाँक दे तो उसको एक्चुअल में नहीं होता। हमारा सिर्फ उतना ऑब्जेक्शन है कि उसको एक्चुअल में लाना चाहिए। सिर्फ ये सत्ता में बने रहने के हिसाब से काम करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जो अगर सत्ता में है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आम जनता, बेरोजगार जो पहले वादे किए थे उन वादों को पहले पूरा करना चाहिए। वो वादे आज की डेट में पूरा नहीं हो रहे हैं। हम कहते हैं बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल पा रहा, ये हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी आंकड़ों की बाजीगरी में दिखा देंगे कि रोजगार मिल रहा है। अगर 2 करोड़ रोजगार मोदी जी वाले मिल गए होते तो आज इनको 1 करोड़ रोजगार, ये एक बजट में एक प्रावधान नहीं देना पड़ता इनको, आज एक कम हो गया होता। अगर उस समय 2014 वाली बतौलेबाजी पूरे कर लिए होते तो आज ये होता। किसानों के लिए इनका ये आज बजट जो कितना 3000 करोड़ का ये बजट आज नहीं देना पड़ता, ये सरप्लस हो जाता। अगर किसानों के आय मोदी जी ने जब बोला था आज तक दुगनी हो गई होती तो एक ये बजट बच जाता। तो ये इस तरह के काम नहीं करेंगे, है ना। 100 दिन में काला धन आ जाता तो आज ये जो इंटरेस्ट पे कर्जा लेना पड़ रहा, जो हमारे ऊपर कर्जा है उसके ब्याज चुकाने के लिए जिनको कर्जा लेना पड़ा, तो अगर वो काला धन आ गया हो तो आज वो नहीं लेना पड़ता, तो ये बजट की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम बजट शून्य हो जाता, आज की राम राज्य हो जाता। लेकिन 2014 वाला नहीं किया, गड़बड़ी तो वहीं से होती हुई आई। तो हमारा सिर्फ ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर चाहते हैं सचमुच देश और प्रदेश का भला, युवा का भला चाहते हैं, सिर्फ चुनाव से हटके उसका भला करने के लिए चाहते हैं, अच्छी नीयत से करते हैं तो हम स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है, आप स्वागत करते। और एक मैं छोटी सी प्रतिक्रिया गर्ग साहब आपकी लेना चाहूंगा, एक बजट पर ओवरऑल आपकी प्रतिक्रिया छोटी सी। जी, निश्चित रूप से ये जो बजट है थोड़ा सा इसको हम कहेंगे बैलेंस बजट करने की कोशिश की गई है। समाज के हर वर्ग को छूने का उन्होंने प्रयास किया है। महिलाओं के लिए एक बड़े राशि का प्रावधान किया गया, एसटी वर्ग को उन्होंने एक बड़ी राशि दी है इसमें। साथ ही साथ किसानों के लिए जो बात की गई है कि फ्लोरिकल्चर को ये प्रमोट करेंगे, यानी फूलों की खेती को प्रमोट करेंगे। तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक बात समझने की बड़ी जरूरत है कि हमारे यहाँ कृषि प्रधान राज्य है हमारा, लेकिन हमारा जो कृषि उपज से होने वाला आय है वो बड़ी कम है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो उपज है वो बड़े सस्ते में बिकती है। हमारे यहाँ मुख्य उपज जो है वो है गेहूं और सोयाबीन। उसका जो कीमत किसान को मिलती है वो बहुत कम मिलती है जी। अगर ये फलों की या फूलों की खेती पर किसान शिफ्ट हो जाएगा तो उससे किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। तो निश्चित रूप से क्योंकि ये सरकार का आखिरी बजट था, इन्होंने सारे वर्ग को छूने की इसमें प्रयास किया है और निश्चित रूप से इसको एक हम बैलेंस बजट कह करके की दृष्टि से इसको देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस बजट आप इसे कह रहे हैं। बिल्कुल चर्चा भी अपने अंतिम पड़ाव पर ही है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं, फिर इस चर्चा का समापन करेंगे। राज्य सरकार का आज बजट पेश हो चुका है। हमारे साथ में गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बजट को? विपक्ष चुनावी बजट बता रहा है। विपक्ष को तो बताना भी चाहिए और विपक्ष को मैं बता दूं कि वो जैसे कमलनाथ जी प्रलोभन दे रहे हैं ना, तो काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती। लोगों ने देख लिया 10 दिन में 2 लाख आप एक का भी माफ नहीं किया। अब 1000 के 1500 मत करो। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। सरकार पे विपक्ष आपने देखा सर सदन में जिस तरह से हंगामा किया, बजट भाजपा धार्मिक रंग में नजर भी आ रहे हैं। होली पे दिवाली मना दी जनता की इस बजट ने। और ये बजट ऐसा एक भी कोई नया टैक्स नहीं है। लाडली बहनों के लिए बजट में प्रावधान 12,000 साल का। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कूटी दी जा रही है बेटियों के लिए, सिंचाई के लिए, सड़क के लिए अलग से प्रावधान है। ये महाकाल लोक जैसे प्रदेश के अंदर, चाहे वो हमारे चित्रकूट का लोक हो, चाहे राम राजा का ओरछा में लोक बनाने की बात हो, तो पर्यटन को बढ़ावा देने वाला ये। चलिए अब पटेल साहब चर्चा की हम समाप्ति करते हैं और एक प्रतिक्रिया नरोत्तम जी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी की ओर से आपसे ले लेते हैं। नहीं, नरोत्तम जी बोल रहे हैं रामराज जी का बजट है, एकदम जिस तरह से बोल रहे हैं। कमलनाथ जी मतलब कमलनाथ भी 2 लाख कर्जे की बात कर रहे हैं। इनके कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, पूरी दुनिया ने देखा है। वो ऑन रिकॉर्ड कमल पटेल जी ने एक्सेप्ट किया। तो झूठ बोलने की इन्होंने पूरी महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। अगर इनके कमल पटेल ने तो एक्सेप्ट नहीं किया था। हमने कमलनाथ जी ने जो बोला 15 महीने, वो 15 महीने में करके दिखाया और उन्हीं 15 महीने के कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि फिर से जनता में आशीर्वाद देगी और हम एक जनहितैषी सरकार को फिर से बनाएंगे इस प्रदेश में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन पटेल जी आपका, नवनीत गर्ग साहब आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बजट पेश हो चुका है और बजट पर चर्चा भी अब संपूर्ण हो चुकी है। बहरहाल ये जो 3,14,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, इसमें प्रदेश के लोगों को क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ नहीं मिलेगा,
क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं तो थी। अब बजट पेश हो चुका है, पारित हो चुका है, अब बजट को लेकर चर्चा होगी सदन में, लेकिन चर्चा इतनी आसान नहीं होगी। विपक्ष ने आज जिस तरह हंगामा किया और भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने अपना ये बजट पढ़ा है। विपक्ष का यह कहना था कि बजट के दिन ही केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दे दी, 50 रुपए एलपीजी पर बढ़ा दिए। हालांकि सदन में जब चर्चा होगी तब पता चलेगा कि बजट को लेकर और क्या कुछ खास सरकार ने मध्य प्रदेश को दिया है। इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।